हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 23 मार्च का हम आज हिंदू एनालिसिस देखेंगे कंप्लीट एडिटोरियल भी, और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स मेंशन हुए हैं उसको भी हम देखेंगे डिटेल में। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप जरूर अपने नोट्स साथ में रखें, बना के रखें, ताकि जो भी मैं ना इस स्कीम को डिस्कस करूं उसको आप नोट डाउन कर लें, जो आपको बाद में रिवीजन करते समय फायदा होगा। तो पहला जो आपका न्यूज़ है वो है फ्रंट पेज पे, इंक्रीज इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड से सेंटर। तो ये बेसिकली सेंटर ने भी कहा है ये कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, बेसिकली एस्ट्राजेनेका के साथ जो रिसर्च करके बनाया गया है, उसमें कहा गया है कि जो एक और 2 डोज वैक्सीन है, ये तो पहले और दूसरे डोज के बीच में जो इंटरवल है वो अभी था 4 to 6 वीक्स का था गवर्नमेंट का मैंडेटरी, कि 4 से 6 हफ्ते के बीच में, मतलब तकरीबन 1 महीने बाद जो है आपको दूसरी डोज लेनी है। बट अभी देखा गया है रिसर्च में, उनका जो एक्सपर्ट्स एडवाइस है कि उसको बढ़ा करके 8 वीक करने के लिए, 6 से 8 वीक के इंटरवल, मतलब पहले डोज आपने लिया है आज तो उसके 6 से 8 हफ्ते के इंटरवल के बाद आपको दूसरा डोज लेना है, लेकिन 8 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी ये फिगर दिखा रहे हैं जैसे कि 92% डोजेज जो है अभी कोविशील्ड के लिए जा रहे हैं, जितने डोजेज इंडिया में हो रहा है, दिया जा रहा है, और बाकी 7.9% जो तकरीबन वो कोवैक्सीन जो है वो लोग ले रहे हैं डोजेज उसके। तो ये है बेसिकली, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोविशील्ड ली जा रही है, तो इसीलिए इस पर गवर्नमेंट ने देखा कि इसका इफिकेसी कैसे और बढ़ाया जाए। तो इसमें 2 ग्रुप्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड, ये जो नया बना था, इन्होंने अपनी मीटिंग्स में एक्सपर्ट व्यू लेकर के इस डिसीजन को पे आए हैं ये। नेक्स्ट हम आर्टिकल जो मूव करते हैं वो है आपका धनुष मनोज वाजपेयी कंगना बैग्स टॉप ऑनर्स। तो ये बेसिकली जो है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ, किसको अवार्ड मिला, किस किस कैटेगरी में, उसके बारे में इसमें कल अनाउंसमेंट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, अवार्ड विनिंग बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है आपकी, तो मलयालम ये फिल्म है आपका मरक्कर। दूसरा बेस्ट डायरेक्शन के लिए संजय पूरन सिंह चौहान को भत्तर होरेन के लिए मिला। बेस्ट एक्टर के लिए धनुष को और मनोज वाजपेयी को शेयर किया उन्होंने अवार्ड, असुरन के लिए इनको और भोसले के लिए इतना। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कंगना रनौत को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। तो ये सब इसकी अवार्ड जो बेसिकली अनाउंस हुआ कल, और ये 1 साल बाद अनाउंस हुआ। पिछले साल का अवार्ड अनाउंस होना था, इस साल हुआ है, क्योंकि पेंडेमिक के कारण ये अवार्ड अनाउंस नहीं हो पाया। तो आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है वो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है क्या। तो नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करूं मैं अगर, तो ये 1954 में बेसिकली इसको स्टेब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ये जो है बेस्ट फिल्म्स और बाकी जो कैटेगरीज में अवार्ड देती है, उस समय बेस्ट फिल्म की कैटेगरी सिर्फ थी। ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो है एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत, जो इस अवार्ड को एडमिनिस्टर करता है, देता है। अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है इसके थ्रू। सिलेक्शन किसको किसको अवार्ड मिलना है, उसका सिलेक्शन जो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जूरी होती है, जो कि इमिनेंट फिल्म मेकर्स और फिल्म पर्सनालिटी जो उसको मेंबर होते हैं उसमें, वो है ना बेसिकली इसको देखती है, अवार्ड का डिसीजन लेती है किसको किस कैटेगरी में अवार्ड मिलना है। तो ये बॉडी जो है EFF अपॉइंट करती है इसको। ये अवार्ड जो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, ऑफिशियल एक सेरेमनी होती है, उसमें दी जाती है। ये हाईएस्ट अवार्ड है फिल्म्स के लिए इंडिया में, अगर हम बात करें तो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी क्या है, तो फिल्म इंटरिंग कंपटीशन, ये जो बेसिकली जो फिल्म्स को दिया जाएगा वो बेसिकली ये क्या होनी चाहिए, इंटरिंग कंपटीशन शुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वो इंडिया में प्रोड्यूस होनी चाहिए, या फिर अगर फॉरेन एंटिटी की फिल्म है कोई, तो उसके लिए कुछ अलग सर्टेन कंडीशन है जिसको वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी उसको अवार्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको अवार्ड दिया जा सकता है। इसके अलावा जो फिल्म्स है वो पिछले साल जो फिल्म प्रोड्यूस हुई है, उन्हीं को ये अवार्ड उस नेक्स्ट ईयर के कैटेगरी में अवार्ड में उसको रखा जाता है सिलेक्शन में। जैसे कि फिल्म शुड बी सर्टिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बिटवीन 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो उस कैलेंडर ईयर में उस फिल्म का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी वो फिल्म जो है अगले साल के जो अवार्ड में है उसमें वो सिलेक्शन में आएगी। कैटेगरी की बात करें तो इसमें फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म दोनों कैटेगरी में दिया जाता है इसको। और जो विनर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, तो एक मेडल हो गया का, कैश प्राइज मिलता है और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट उनको मिलता है। तो ये पूरा फिल्म अवार्ड्स के बारे में है। इसका आप जरूर नोट्स बना ले, आर्ट एंड कल्चर जो आपका है उसमें पूछा जा सकता है इसके बारे में। नेक्स्ट हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। पहला जो है आपका दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एज द टेल वेजिंग द डॉग। तो ये बेसिकली जो है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली
अमेंडमेंट बिल जो है गवर्नमेंट ने अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में पास करा लिया है इसको। लोकसभा में ऑलरेडी ये पास हो गया। अब इसको राज्यसभा से अगर ये पास हो जाता है तो उसमें क्या होगा, आपका ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाए, एक्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के बाद। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बेसिकली जो है ना गवर्नमेंट का एक पोजीशन है दिल्ली गवर्नमेंट का, कि ये जो है बेसिकली एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंटेड अथॉरिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करते हैं, तो उनको ज़्यादा ये पावर दे रहा है। और वहाँ की गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर हम कहें, जो उनको उनका पावर कम कर रहा है। ये बेसिकली इस बिल के अगेंस्ट में जो है पोजीशन जो है पॉइंट रखा जा रहा है। तो पहले तो यहाँ पे राइटर जो है संजय हेगड़े हैं, ये सीनियर एडवोकेट है अपना सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बेसिकली पहले तो इंट्रोडक्शन दिया, हिस्ट्री दी है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्टार्टिंग हमारे 4 स्टेट्स कैटेगरी ऑफ स्टेट्स थे, ABCD आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी में हो सकता है। हिस्टोरिकल में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स था। उसके बाद स्टेट रिकॉग्निशन हुआ, इसमें कैटेगरी हो गई 2 हो गई, फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो C और D जो था उस समय, उनको चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको हेड करते थे उस समय। उसके बाद दिल्ली का इन्होंने हिस्ट्री दिया कि दिल्ली धीरे धीरे जो है बेसिकली स्टेट्स इस फॉर्म में कैसे आया। तो इसका कारण क्या था? इट वॉज फेल दैट दिल्ली बिकम अ पार्ट ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट स्टेट। अगर किसी स्टेट का पार्ट बनता है या अलग स्टेट बनता है, स्टेट वुड सूनर और लेटर रिक्वायर द प्रीडोमिनेंट पोजीशन इन रिलेशन टू द अदर स्टेट्स। तो क्योंकि नेशनल कैपिटल है ये, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा है ना, आपका जो प्रोमिनेंट एक्टिविटीज होती हैं, कैपिटल है आपका, बहुत सारी बिजनेस का हब है। तो अगर इसको हम स्टेट बना देते हैं तो वो बाकी सारे धीरे धीरे वो बाकी सारे स्टेट को टेक ओवर कर ले, मतलब सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाएगा। पहला तो ये कारण था इसको यूनियन टेरिटरी बनाने का। दूसरा, या स्टेट नहीं बनाने का। दूसरा जो कारण था, नीड ऑफ कीपिंग द नेशनल कैपिटल अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन, तो यूनियन के कंट्रोल में रहे, ये भी एक कारण था इसको यूनियन टेरिटरी बनाने का, स्टेट नहीं बनाने का। If Delhi become full state, the administration of the national capital would be divided into rigid compartments of state field and union field। तो यही होगा कि कुछ हम बोलेंगे भाई स्टेट ये देखता है सब्जेक्ट के इस बेसिस पर, स्टेट के अंदर में आएगा तो कुछ यूनियन के अंदर में आएगा, तो उसको मैनेज कर पाना दिल्ली को, एक तरह से सिटी को, वो मुश्किल हो जाती, कन्फ्लिक्ट होगा। और अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो होगी सेंटर और स्टेट में, तो उस समय और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। इस कारण से, इन कारणों से बेसिकली इसको स्टेट का दर्जा, फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। पहले इसको पार्ट C स्टेट में रखा गया, बाद में यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1966 में लाया गया, जो कि जिसमें लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यहाँ पे दिल्ली में रखी गई, विथ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, जिसमें कि 56 इलेक्टेड मेंबर्स थे और 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो ये छोटा मोटा उसको रिप्रेजेंटेशन में दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर की जैसे। इसके बाद 1987 में बालकृष्ण कमेटी बनाई गई, जिसने इसको रिव्यू किया, इसका कैटेगरी को कैसे दिल्ली को क्या स्टेटस दिया जाए, स्पेशल स्टेटस दिया जाए कि नहीं। तो कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में कहा था दिल्ली शुड कंटिन्यू टू बी यूनियन टेरिटरी, बट दैट देयर मस्ट बी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी ही रखिए उसको आप, लेकिन एक असेंबली हम वहाँ पे स्टेब्लिश कर सकते हैं टू इंश्योर स्टेबिलिटी। अप्रोप्रिएट कंस्टिट्यूशन मेजर शुड बी टेकन टू कन्फर नेशनल कैपिटल स्टेट स्पेशल स्टेटस। तो इन चीज़ों के लिए इस पे एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा इसको दिया जाना चाहिए दिल्ली को। और उसके लिए गवर्नमेंट ने बिल पास किया, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, जिसको अभी अमेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो पूरी हिस्ट्री हो गई दिल्ली की, हम कह सकते हैं। इसके बाद बेसिकली एक और यहाँ पे बताया उन्होंने कि जब उसके बाद हमने देखा कुछ सालों में ना, स्पेशली जब ना सेंटर में एनडीए की गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद देखा गया काफ़ी टसल, और स्टेट में आपकी सरकार थी दिल्ली में, तब बहुत बार टसल हुआ कि है ना भाई कौन सा काम हमारा है, कौन सा ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पर्व्यू में आता है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बेसिकली जो डिसीजन दिया कि असेंबली को पावर दिया जाना चाहिए ज़्यादा, और जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट के ऊपर असेंबली कानून बना सकती है, एक्सेप्ट जो लैंड और आपका 3 सब्जेक्ट है, जो कि है लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। इनको छोड़ करके बेसिकली स्टेट असेंबली ऑफ दिल्ली के पास सारा पावर है। मैंडेट अपॉन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एक्ट, और उसके बाद उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करना है, जो आपको एडवाइस मिलेगा। अनटिल कुछ मैटर में अगर आप चाहें तो केसेस को रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, अगर आपका और उनका व्यू जो है, असेंबली का व्यू जो है अलग है।
तो कुछ केसेज में आप उसको रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, और जैसा प्रेसिडेंट डिसीजन होगा प्रेसिडेंट का वो फाइनल होगा। तो एक फेडरल बैलेंस बनाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में। बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर मैंडेट दैट द यूनियन डज नॉट असर्व ऑल पावर्स एंड द स्टेट एंजॉय फ्रीडम। तो ये बैलेंस्ड फेडरल स्ट्रक्चर का एक रिजल्ट है कि भाई यूनियन के पास सारा पावर यूनियन नहीं ले ले और स्टेट को भी फ्रीडम चाहिए। ऐसा हमें फेडरल स्ट्रक्चर को रखना है, क्योंकि हमारा एक फेडरल स्टेट है, हमारा कंट्री फेडरल है, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो रिमेनिंग उसके बाद जो एक और इशू था दिल्ली गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर या बाकी कुछ चीजों को लेकर के, उसके लिए एक अलग है ना बेसिकली 2 जज बेंच बनाया गया कोर्ट में, जिसका लेकिन डिसीजन जो है क्योंकि दोनों जज का ओपिनियन अलग अलग था, तो उसको जो है लार्जेस्ट बेंच को भेजने की सिफारिश हुई थी, जो अभी तक हुआ नहीं है। बेसिकली अभी तक डिसीजन जो है इसमें आना बाकी है दिल्ली गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर में। तो ये तो हो गया हिस्ट्री। अभी जो बेसिकली क्या किया जा रहा है कि इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है गवर्नमेंट शब्द जो है इस बिल में उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब अब क्या होगा, गवर्नमेंट मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। Bill effectively reduces the elected government to a mere vestigial organ and elevate the centrally appointed LG to the position of a viceroy। ये कहना है बेसिकली वायसराय कंपैरिजन किया इन्होंने ब्रिटिश इंडिया से, कि आप उसको जो अपॉइंटेड पर्सन को एक ज्यादा पावर दे रहे हैं कंपेयर टू इलेक्टेड गवर्नमेंट को। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होगा दिल्ली में कुछ ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको हर चीज के लिए गवर्नमेंट को परमिट एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर एलजी परमिट नहीं करते हैं तो वो डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो कोई भी एक्सिक्यूटिव डिसीजन लेने के पहले आपको कॉन्स्टिट्यूट मिनिस्टर्स आपको जो है बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये ओपिनियन या कंकरेंस लेना होगा। ये इस बिल में कहा गया है अमेंडमेंट करके। तो इसी पर बेसिकली इन्होंने आपत्ति जताई है, डिफिकल्टी ये सही नहीं है एक तरह से। अपॉइंटेड एलजी हु कैन ओनली बी चेंज इस, तो ये है इसमें कहा कि एक आप अनरिप्रेजेंटेड पर्सन के ऊपर में एक स्टेट का जो है डिसीजन मेकिंग दे रहे हैं। वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जो कि वहाँ की पॉपुलेशन इलेक्ट किया है, तो उसके पास ज़्यादा पावर होना चाहिए इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास पावर है, पीपल्स के पास पावर है, तो जो पीपल इलेक्टेड है रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास ज़्यादा पावर होना चाहिए। वो उसको चलाए, कैसे चलाए वो उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि वो बाद में इलेक्शन फेस करेंगे। एलजी को कोई इलेक्शन फेस नहीं करना है। ऐसा नहीं उनको 5 साल बाद इलेक्शन फिर से कंडक्ट होगा एलजी के पोजीशन के लिए, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसीलिए असेंबली के पास पावर होना चाहिए गवर्नमेंट को रन करने का। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है गेटिंग इट राइट ऑन एलएसी डिसंगेजमेंट। तो ये एलएसी डिसंगेजमेंट जो भी हुआ है हमारा और चाइना के ऊपर में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो उसको लेकर के कुछ है ना आपत्ति जताई है। कुछ मीडिया जो खबरें थी उनको बेसिकली यहाँ पर क्लियर किया गया, एक तरह से कह सकते हैं उसका अपोज किया गया है कि हमने जो है कुछ बफर जोन जो क्रिएट हुआ वो इंडियन टेरिटरी में है, हमने अपना इंडियन टेरिटरी सरेंडर किया है। तो इन चीज़ों को लेकर के बेसिकली राइटर जो है इन्होंने अपना व्यू दिया है कि ये सही नहीं है, और जो फैक्ट्स हैं वो अलग हैं, और जो ये जो बेसिकली स्पेकुलेशंस है जो कि गलत है। पहला जो है उन्होंने बताया कि जैसे कि कैपिटल प्रोक्योरमेंट काफ़ी इंक्रीज किया गया, 18.75% जंप किया है पिछले साल के मुकाबले, तो काफ़ी अच्छा है मिलिट्री के लिए। इसके बाद डेलीगेटेड जो फाइनेंशियल पावर है उसको बढ़ाकर 200 करोड़ तक कर दिया गया है। सीनियर रैंक जो ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के उनको डेलीगेटेड पावर दिया गया, ताकि वो अपने एंड पर ही डिसीजन ले सके, फास्टर डिसीजन होगा इससे। और दूसरा क्या होगा, प्रोक्योरमेंट जो है वो मिलिट्री को चाहिए वो आसानी से हो पाएगा। इसके अलावा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इंडिजिनाइजेशन भी गवर्नमेंट ने किया है, टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। उसके अलावा रोड्स, ब्रिजेस, कलवर्स जो है ये सब बॉर्डर एरिया में ये सब बनाए गए हैं। दरबुक स्योक दौलत ओल बेगी रोड जो है ये बनाई गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया है, जो कि जिसके कारण जो है बॉर्डर एरिया में लद्दाख में जो हमने देखा था अभी, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान हो गया है। इसके अलावा अटल रोहतांग टनल को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ मिडिल और वेस्टर्न बाउंड सेक्टर में लॉजिस्टिक जो सपोर्ट था पहुंचाना जो शॉर्ट हो गया, काफ़ी फास्टर हो गया है। इसके अलावा इन्होंने नरेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट की बात की। नरेश कमेटी बता दूं मैं, ये बेसिकली डिफेंस को लेकर के, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को लेकर के कमेटी सेटअप हुई थी पहले। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, जो कि रिकमेंडेशन भी इस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ये अभी 2 साल पहले ही क्रिएट हुआ है, 2-3 साल पहले। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोजीशन जो नहीं था पहले, उसको अपॉइंट किया गया परमानेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि पहले नहीं था, ये भी 2019 में अराउंड हुआ है। इसके अलावा थिएटर कमांड जो है गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, बनाने की कोशिश कर रही है। थिएटर कमांड क्या होगा, बेसिकली तीनों फोर्सेज जो है उस वहाँ पे रहेंगे, तीनों फोर्सेज का कंबाइंड एक तरह से कमांड होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडिया ने कुछ सरेंडर नहीं किया टेरिटरी को, और बाकी कुछ इन्होंने से कुछ लोकेशन से मेंशन किए जो मैं बता दूं आपको।
अक्साई चीन, ये आपको देखना है मैप पे। चिपचैप, गलवान और चैंगचिमो रिवर, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलाश रेंज आपको देखना है मैप पे क्या है नहीं है। तो कुछ मैंने यहाँ पे मैप भी रखा आपके लिए। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो है अक्साई चीन रोड हो गया आपका, अक्साई चीन का एरिया हो गया। ये जो है गलवान रिवर है, जो अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा काफ़ी बार, जो पिछले बार फेस ऑफ हुआ। ये है चिपचैप रिवर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैंगचिमो रिवर। तो इन रिवर का आप जो है ज्योग्राफी लोकेशन आप जरूर ध्यान में रखें। ये इंडस रिवर हो गई, ये श्योक रिवर है, इनका लोकेशन आप जरूर ध्यान में रखें। हो सकता है आपसे पूछा जाए मैप लोकेशन में। पोंका पास है आपका यहाँ पर, और ये चंगला पास हो गया आपका। इन सब चीज़ों को आप ये पैंगोंग लेक है जिसके ऊपर बहुत सारा जो कंट्रोवर्सी हुआ है, पोंगसोंग पैंगोंग सो लेक जो है, इसको आप लोकेशन जरूर आप ध्यान में रखें मैप में। ये उसी का एक ना मॉडिफाइड मैप है, अक्साई चीनी एरिया, जो कि ना चाइना के कंट्रोल में है। और ये आपका जो हो गया बेसिकली पीओके हो गया। ये काराकोरम, ये जो एरिया है बेसिकली चाइना को, पाकिस्तान का है, ये चाइना को दे दिया गया उसको। और ये जो आपका दौलत ओल बेगी रोड जो है, ये बेसिकली बाउंड्री एलएसी के पास में है। ये सियोक रिवर आप देख रहे हैं, चुनसुल हो गया आपका। तो इन सब चीज़ों को मैप लोकेशन पे आप जरूर ध्यान रखें, ताकि ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये। तो या तो सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्टिव में उसके रिलेटेड या सब्जेक्टिव में भी इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है फ्री एंड ओपन। ये बेसिकली जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन जो विजिट किया उन्होंने, तो वो वीकेंड 19 से 21 मार्च के बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अच्छा चीज़ माना जा रहा है इंडिया के लिए। ओके, पहली बात तो फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिसर ऑफ बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन मीट विथ मोदी गवर्नमेंट। इन्होंने बेसिकली पहला विजिट एक तरह से शुरू का विजिट किया इन्होंने जापान और कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ। अफगानिस्तान भी इन्होंने विजिट किया है। इसके बाद जस्ट अभी क्वाड समिट हुआ, अभी वहाँ के यूएस प्रेसिडेंट उन्होंने पार्ट लिया उसमें। तो ये बताता है कि इंडिया, यूएसए का फोकस जो है इंडो पैसिफिक में कितना इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए। उसके अलावा डिफेंस पार्टनरशिप बूस्ट करने की इसमें बात की गई है। कुछ एग्रीमेंट्स बात किया गया इसमें, जो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, इसको आप देख सकते हैं। ये मिलिट्री एग्रीमेंट्स है इंडिया और यूएसए के बीच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है। इसके बाद अलावा कार्सा के बारे में उन्होंने मेंशन किया। कार्सा बेसिकली क्या है, यूएसए का जो एक एग्रीमेंट है, सैंक्शंस है। ये अगर कोई कार्सा में कुछ लिस्ट है कंट्रीज का या एंटिटीज का या इंडिविजुअल्स का, तो अगर आप उस इंडिविजुअल या कंट्री या एंटिटी से आप मिलिट्री परचेज करते हैं एक डिफरेंट एक अमाउंट का, तो उस पे है ना जो यूएसए जो है सैंक्शन लगा सकती है। तो ये प्रोहिबिटेड एक तरह से ट्रेड करना उनके साथ, मिलिट्री डिफेंस ट्रेड करना। तो अगर कोई कंट्री डिफेंस ट्रेड करता है इन कंट्री के साथ, इंडिविजुअल या लिस्टेड जो इंटिटीज है, जैसे रसिया भी इसमें मेंशन किया गया है। रसिया का फर्म जो है आपका डिफेंस फर्म, उसको मेंशन किया गया। तो उस फर्म से अगर आपको डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं, कुछ परचेज करते हैं मिलिट्री वेपन्स, तो उसमें यूएसए सैंक्शन लगा सकती है। तो ये जो इंडिया जो बेसिकली X-400 मिसाइल खरीद रहा है यूएस, ये रसिया से, तो उस पर अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक वो डिलीवरी नहीं हुई है इस मिसाइल की। इस पर इन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो इस पर हो सकता है कि यूएसए सैंक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल है, ऑफ जजेस क्लोज प्रोब्स एंड द बार्स ओमर्टा। ये बेसिकली जो है जस्ट अभी जो नए चीफ जस्टिस होने वाले हैं जनवरी अप्रैल 24 से, जस्टिस एनवी रमन्ना, ये एज्यूम करेंगे ऑफिस। अभी जो जस्टिस जज हैं वो रिटायर हो जाएंगे। तो इस बेसिकली राइटर ने जो कहा कि इनके अगेंस्ट ऑलरेडी कुछ एलिगेशंस हैं, जिसको कि पहले प्रूव किया जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। एक एलिगेशन इन्होंने बताया है, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने, इन्होंने पिछले साल ही एक चिट्ठी लिख करके चीफ जस्टिस को एलिगेशन लगाया था इनके अगेंस्ट में, कि भाई ये जो है जस्टिस रमन्ना जो है इंटरफेयरिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज इन असाइनमेंट ऑफ मैटर्स एट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में बेसिकली जो बेंचेज किसको क्या केस देना है, किस बेंच के पास कौन सा केस जाएगा, ये इस पे इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और वहाँ के चीफ जस्टिस जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के, वो भी उसमें लिप्त है। तो ये बेसिकली इन्होंने आरोप लगाया था। इसके अलावा एक पहले भी जस्टिस चमलेश्वर ने भी 2017 में लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने इनके अगेंस्ट में कुछ आरोप लगाए थे इसी तरह के, कि आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट में वो बेसिकली वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा है। वो अनवांटेड इंटीमेसी बिटवीन जस्टिस रमन्ना एंड द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट चंद्रबाबू नायडू। तो ये बेसिकली दो आरोप मेन लगाए गए हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली राइटर का कहना है कि जो इंक्वायरी है इन जनरल, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट जो इंक्वायरी होती है,
एलिगेशंस होते हैं, कंप्लेन होते हैं, उसका एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए किसी भी केसेस में, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, बड़ी इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी है, तो उसका ट्रांसपेरेंट रहना और ट्रांसपेरेंट दिखना दोनों ही जरूरी है। गिवन द high constitutional office embroiled in the controversy, allegation at a minimum deserves a thorough, expeditious and ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी। तो ये क्योंकि बड़ा हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर, हाईएस्ट हम कर सकते हैं एक तरह से, किसी भी कंप्लेन की उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर में उसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन और जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से। लेकिन अभी क्या होता है बेसिकली, एक इन हाउस वहाँ पे प्रोसीजर है जो कि उसका डिटेल किसी को पता नहीं है। इनएडिक्वेट सेल्फ फैशन रूल्स, उनका सेल्फ अपना रूल बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, दैट गवर्न्स इंक्वायरी इनटू जुडिशियल मिसकंडक्ट, जो इस मिसकंडक्ट को इंक्वायर करती है। ये इन हाउस प्रोसीजर है, इसका बाहर वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। इन हाउस प्रोसीजर जो है ये हायर जुडिशरी में 1997 में इसको स्टार्ट किया था, शुरू किया था। इसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स है, जैसे कि एब्सोल्यूट इंसोलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल गेज, तो बाहर वाले को किसी को कुछ पता नहीं है आपने क्या इंक्वायरी की, कैसे इंक्वायरी की, क्या उसका निष्कर्ष निकला, रिकमेंडेशन कमेटी कौन कौन थी, उसका क्या निष्कर्ष था, उनका क्या रिकमेंडेशन था, वो कुछ भी जो आप बाहर में नहीं बताते हैं, ये गलत है। लैक ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एज टू द टाइमलाइन कुछ नहीं है कि कितने दिन में इंक्वायरी कब शुरू हुई थी, कब खत्म होगी, कितना टाइम दिया गया है। और एब्सेंस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज द पेंडेंसी और रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी, तो कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई कंप्लेन पेंडिंग है जिस पर इंक्वायरी नहीं हुई है, चल रहा है, तो वो सब आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं जो कि डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। तो ये सारा बेसिकली उन्होंने जुडिशरी के ऊपर बताया है कि जुडिशरी को कैसे और ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है, स्पेशली कंप्लेन मैटर में, ग्रीवांस डिस्मिसल में। तो ये मोटामोटी आप जस्टिस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर में लिख सकते हैं कि क्या वहाँ पर शॉर्टकमिंग्स है बेसिकली इन एलिगेशंस को लेकर के या कंप्लेन डिस्मिसल को लेकर के, और कैसे उसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है एंड अनकंसेनेबल एक्ट। कंसेशनेबल एक्ट ये बेसिकली म्यांमार को लेकर के है, जो अभी म्यांमार में आपने देखा अभी जो वहाँ पे डेमोक्रेसी हटा दी गई है, वहाँ पे मिलिट्री जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। तो यहाँ पे बता इंडिया का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बेसिकली राइटर ने बताया कि इंडिया यहाँ पे एज ए नेबर कंट्री रिस्पॉन्सिबल उनको होना चाहिए, हमें जो वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए वहाँ के सिटीजन्स को। कैसे, तो इंडिया भी क्या कर रहा है, एक तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम कह रहे हैं कि ना ये गलत है, ये जो हो रहा वहाँ पर बेसिकली सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ म्यांमार के पीपल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम जो है, जो हमारे यहाँ रोहिंग्या रिफ्यूजी जो डिटेन किए गए हैं, जो रोहिंग्या रिफ्यूजी जो आए थे शेल्टर लेने के लिए, उनको हमने डिटेन किया हुआ है और उनको हम वापस भेज रहे हैं म्यांमार ही, जो कि गलत है। तो ये यहाँ पे एक पहला उन्होंने बताया। दूसरा जो है कैसे इंडिया सही नहीं कर रहा, दूसरा वहाँ पे बताया इन्होंने कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी एक ऑर्डर निकाला था कि तो इलीगल इन्फ्लक्स हो रहा है, म्यांमारी जो सिटीजन्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो बॉर्डर एरिया से, जो हम कल मैंने कवर भी किया था इसको एनालिसिस में ही, सॉरी फ्राइडे को, कल में, तो उसमें जो बेसिकली इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको बैन कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप बॉर्डर को क्लोज कीजिए और देखिए कि कोई भी इन्फिल्ट्रेटर्स जो कोई भी म्यांमारी सिटीजन जो है वो यहाँ पे इंडिया में नहीं घुसपैठ नहीं हो पाए। उनको इन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स भी कहा है, एज इन्फिल्ट्रेटर टर्म किया है, जो कि गलत है, क्योंकि उनको रिफ्यूजी माना जाना चाहिए अंडर यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, जो कि इंडिया ने साइन नहीं किया है। तो एक रिफ्यूजी का दर्जा उनको मिलना चाहिए, ये बेसिकली राइटर ने कहा है। यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन क्या है बेसिकली, ये मैंने डिस्कस किया लास्ट कल के वीडियो में, इसको आप देख सकते हैं। तो रिफ्यूजी है क्योंकि ये बेसिकली दो, रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है, दोज हु हैव वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ नॉर्म्स ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट इज लीगली बाइंडिंग। तो ये है कि उनको जो बेसिकली कि यहाँ पे म्यांमार के जनता आप देख रहे हैं वायलेंस हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, तो वो जो है अगर किसी देश में दूसरे देश में भाग के आते हैं तो वो रिफ्यूजी कहलाएंगे। इसके अलावा इन्होंने नॉन रिफॉर्मेंट का प्रिंसिपल बताया जो कि इंडिया को भी फॉलो करना है। वो क्या है कि आप जो है अगर आपके यहाँ कोई रिफ्यूजी आता है या कोई सिटीजन ऐसा आता है दूसरे देश का भाग करके जान बचा करके, तो आप उसको वापस उसी देश में नहीं भेज सकते हैं जहाँ पे उसको जान का खतरा है। यानी कि जैसे रोहिंग्या के केस में आप रोहिंग्या को वापस जो है म्यांमार नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वहाँ उनको जान का खतरा है। तो ये प्रिंसिपल जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो मैं जो इंडिया कर रही है अभी कि रोहिंग्या को हम वापस म्यांमार डिपोर्ट करेंगे, वो गलत है, इस प्रिंसिपल का उल्लंघन है एक तरह से। नेक्स्ट हम बात करें तो एक इन्होंने बात की बॉडी की, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म फॉर म्यांमार। ये यूएन की एक बॉडी है जिसको कि काम दिया गया है कि मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट एंड बिल्ड केस फाइल्स
फॉर इंटरनेशनल क्राइम्स कमिटेड इन म्यांमार सिंस 2011 से कितना वहाँ पे इंटरनेशनल क्राइम हुआ है उसका केस फाइल बनाने के लिए, ताकि इवन जो बॉडी है उसको देख सके, स्टडी कर सके और अप्रोप्रिएट सैंक्शन जो है लगाया जा सके। तो यहाँ पे राइटर ने कहा कि इंडिया को इसको भी हेल्प करना चाहिए बेसिकली इन बॉडी को केस फाइल बनाने में, उनको चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया कि इंडिया का क्या रोल है यहाँ पर, भागना नहीं चाहिए इंडिया को, बेसिकली इसको सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ के सिटीजन्स की आवाज़ उठानी चाहिए, यही बेसिकली इनमें कहा गया है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, इंडिया शुड बैक UNHRC रिजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका। तो यूएन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उन्होंने पहले भी उनका एक रिजोल्यूशन था श्रीलंका के अगेंस्ट में कि वहाँ पे जो बेसिकली वार क्राइम्स हुए हैं, जब वार हुआ था LTTE के अगेंस्ट में, तो कुछ है ना वहाँ पे ना इंटरनेशनल क्राइम आपने किया है, तो उसमें बेसिकली एक रिजोल्यूशन UNHRC पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो असेंबली इलेक्शन है भी तमिलनाडु में, तो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि इंडिया को उस रिजोल्यूशन में सपोर्ट करना चाहिए, UNHRC का रिजोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए, श्रीलंका के अगेंस्ट वोटिंग करनी चाहिए। आपके लिए जानने के लिए मैंने रखा यहाँ पे UNHRC है क्या। ये जो क्रिएट हुआ था, UN जनरल असेंबली इसको बनाया था 2006 में। इसके पहले जो था आपका यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, जिसको रिप्लेस करके इस काउंसिल को बनाया गया। ऑफिस ऑफ UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है, इसको बेसिकली ये सेक्रेटेरिएट इसका है, इस काउंसिल का भी। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें 47 जो है मेंबर स्टेट्स है, यूनाइटेड नेशंस के ही मेंबर स्टेट इसमें मेंबर स्टेट है, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं। UN जनरल असेंबली इसको इलेक्ट करता है, 3 साल का इनका टर्म होता है बेसिकली, और 2 टर्म के बाद इमीडिएटली वो री इलेक्शन के लिए अलाउ नहीं है, बाद में एक टर्म छोड़कर फिर से वो इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं। इंडिया जो है इसमें 1 जनवरी 2019 को मेंबर बना था, अभी भी कंटिन्यू है, 3 साल का इनका टर्म है, इसीलिए इंडिया इसमें वोटिंग कर सकता है। काउंसिल की मेंबरशिप की अगर बात करूं तो वो बेसिकली ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे कि अफ्रीकन स्टेट्स को 13 सीट्स दी गई हैं, एशिया पैसिफिक जो स्टेट्स है कंट्री उनको 13 सीट्स हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट्स जो हो गए उनमें 8 सीट्स है, वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट्स का जो है 7 सीट्स है, और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज के लिए 6 सीट्स है। तो ज्योग्राफिकल बेसिस पर इनको सीट्स बंटवारा किया गया है। तो आप जिस रीजन से आते हैं उसी रीजन का सीट्स आपको मिल सकता है। सॉरी, ये एशिया पैसिफिक में इंडिया आता है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है गांधी पीस प्राइज फॉर मुजीब एंड सुल्तान कबूस। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ने 2 साल का गांधी पीस प्राइज का अनाउंस किया है 2020 के लिए, 2019 के लिए। 2020 के लिए इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को प्राइज दिया है, और 2019 के लिए बेसिकली जो सुल्तान ऑफ ओमान जो है लेट कबूस बिन सैद अल सैद, तो इनको मिला है। बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान जो है आपका बांग्लादेश के फाउंडर रहे, एक तरह से कह सकते हैं। और इसमें जो बेसिकली जूरी कौन सी होती है, जूरी जो है इसमें डिसाइड करने के लिए एक प्राइज किसको मिलेगा, ये चेयरमैन होते हैं इसमें नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर होते हैं मतलब कि, उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें मेंबर होते हैं, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा अपोजिशन पार्टी की लीडर, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, और फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल विद्याश्वर पाठक। तो ये इसमें मेंबर है जूरी इस कमेटी में, जो डिसाइड करते हैं भाई अवार्ड किसको मिलना है। तो इसमें अवार्ड में मिलता क्या है, 1 करोड़ का इनाम, साइटेशन, एक प्लेक और एक आइटम ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, ये विनर को दिया जाता है इस तरह से। तो इन्होंने 2 अवार्ड 2019 के लिए जो मैंने से कहा सुल्तान ऑफ ओमान को दिया गया है, और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के फाउंडर थे उनको दिया गया है। तो गांधी पीस प्राइज के बारे में और मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। ये जो 1995 में स्टार्ट हुआ था, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी के समय में, तो जो उन लोगों के लिए जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस के थ्रू करते हैं। अवार्ड जैसे हमने देखा 1 करोड़ मिलता है आपको, साइटेशन ऑफ प्लेक और हैंडीक्राफ्ट मिलता है, हैंडलूम आइटम मिलता है आपको, जिसको भी जो विनर होते हैं। विनर जो है इंडिविजुअल भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अगर 2 लोगों को मिलता है तो ऑब्वियसली उनको डिवाइड किया जाएगा। ऑल पर्सन्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, तो जरूरत नहीं इंडियन नेशनल होना चाहिए, किसी भी देश के सिटीजन हो सकता है, जैसा अभी हमने देखा ओमान के थे और एक बांग्लादेश के थे। कोई भी क्रीड, रेस, सेक्स कोई भी हो सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई डिसीज पर्सन को भी अवार्ड मिल सकता है, लेकिन कि ये देखना होगा कि जो हिज डेथ ऑकर्ड सब्सिक्वेंट टू प्रपोजल, जो प्रपोजल उनका जूरी को सबमिट होने के बाद उनका डेथ हुआ है, एक तरह से कर सकते हैं आप। तो ये बेसिकली नहीं, पोस्टमोस्टस अवार्ड भी मिल सकता है, जैसा अभी हमने देखा।
नेक्स्ट आपका आर्टिकल है यूपी एमपी साइन एग्रीमेंट ऑन केन बेतवा इंटरलिंकिंग वर्क। तो इंटरलिंकिंग वर्क जो है केन बेतवा रिवर का इंटरलिंकिंग वर्क, उसके ऊपर में बहुत दिनों से पेंडिंग था ये, तो यूपी एमपी ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है इसके ऊपर में। इसका मेन पर्पस क्या है कि इरिगेट करने के लिए बुंदेलखंड रीजन जो जहाँ पे पानी के स्रोत की कमी है, तो उस रीजन को इरिगेट करने के लिए, वाटर वहाँ पे पहुँचाने के लिए, पानी पीने का पानी पहुँचाने के लिए ये प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। ये बुंदेलखंड रीजन दोनों स्टेट्स में पड़ता है, साथ ही साथ यहाँ इससे इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी इस रीजन को। इशू क्या था पहले जो अभी रिजॉल्व हो गया है, पहला तो ये था कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे एमपी में, इसमें पार्टली जो इसका एरिया सबमर्ज हो जाएगा इस डैम के थ्रू, डैम के कारण, और यहाँ के जो वल्चर्स और जैकल्स है उनको एम्पर होगा हैबिटेट उनका, तो इसको क्लियर कर दिया था नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या है कि सरप्लस पानी जो है केन रिवर्स का मध्य प्रदेश में, उसको बेतवा रिवर जो है उत्तर प्रदेश में, उसको ट्रांसफर किया जाएगा। वहाँ पे वाटर डिफिशियंट रीजन रिवर है ये, और ये जो इसने देखा इरिगेशन के लिए दोनों राज्य के बुंदेलखंड रीजन के लिए इरिगेशन का स्रोत बनेगा ये। इसके अंदर में एक कैनाल है और दाऊधन डैम बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर में। ये आपका मैप है, ये आपका बुंदेलखंड रीजन हो गया, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों को कवर करता है बेसिकली। और ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है केन बेतवा का, केन रिवर बेतवा रिवर, और ये केन रिवर है आपका। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व जिसका कुछ पार्ट जो है इसके अंदर सबमर्ज हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखें कि ये ज्योग्राफिकल में कहाँ पे है, ये दोनों बुंदेलखंड रीजन भी, और ये रिवर्स तो दोनों है आपका बुंदेलखंड रीजन, और ये केन और बेतवा रिवर कहाँ कहाँ पड़ता है। तो उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है प्ली अगेंस्ट चैलेंज टू प्लेसेज ऑफ वक्शिप एक्ट। तो प्लेसेज ऑफ वक्शिप एक्ट के अगेंस्ट में चैलेंज किया गया बेसिकली, तो तीली वादी मस्जिद है ये आपका लखनऊ में, उसके अगेंस्ट में कि ये तोड़ के किसी को बनाया गया है, और इस एक्ट के अंदर में इसको चैलेंज किया गया है। ये एक्ट क्या है इसको मैं बता दूं। एक्ट जो है बेसिकली 1991 में ये पास किया गया था पीवी नरसिम्हा और गवर्नमेंट के समय में, टू मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेज ऑफ वर्शिप। तो जो रिलीजियस कैरेक्टर है, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो है उसका रिलीजियस कैरेक्टर वैसा ही रहेगा जैसा कि वो इंडिपेंडेंस के समय में 1947 समय में था, एक्सेप्ट राम जन्मभूमि केस में, क्योंकि वो समय कोर्ट में था, वो पेंडिंग था, इसलिए इस पर कुछ नहीं बताया गया। बाकी सारे रिलीजियस प्लेसेज जो है उनका जैसा स्टेटस 1947 में था इंडिपेंडेंस के समय में, सेम स्टेटस आपका आगे भी चलता रहेगा, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो फ्रीज द स्टेटस ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन अगस्त 15, 1947। इसका 3 और 4 सेक्शन क्या कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है किसी प्लेस का वो सेम रहेगा, और कोई भी पर्सन जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। मतलब कि मान लीजिए टेम्पल है तो आप उसको मस्जिद नहीं बना सकते हैं, मस्जिद है तो उसको आप टेम्पल नहीं बना सकते हैं, ऐसा आपको अगर उस समय जैसा उस समय था उसी से ऐसा ही रहेगा उसका। लेकिन लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जा सकता है अगर कन्वर्ट होता है, तो अगर ऐसा नहीं माना जाता है तो उसके अगेंस्ट आप लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस एक्ट के वायलेशन के टर्म्स में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है व्हाई स्टॉप एट कोटा आस्क एससी जज। सुप्रीम कोर्ट जज ने बेसिकली जो हियरिंग हो रही है आपका मराठा जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने बेसिकली कहा है अच्छी बात कि व्हाई नॉट प्रमोट। तो सिर्फ रिजर्वेशन हम क्यों दे रहे हैं, अगर आपको वेलफेयर करना है बैकवर्ड सिटीजन्स का, तो रिजर्वेशन सिर्फ एक मेथड नहीं हो सकता है, आपको प्रोएक्टिवली अफर्मेटिव एक्शन लेने की जरूरत है। जैसे कि आपको एजुकेशन और प्रमोट करने की जरूरत है, ज़्यादा इंस्टीट्यूट आप बनाइए, वैसे लोगों को आप एडमिशन दीजिए, ज़्यादा बेसिक एजुकेशन आप बनाइए। तो इन चीज़ों को आप जो अपने आंसर में लिख सकते हैं कि रिजर्वेशन के अलावा आप क्या कर सकते हैं इस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए, तो सबसे रिजर्वेशन के अलावा क्या उपाय हैं जो गवर्नमेंट को लिया जाना चाहिए इक्वलिटी के लिए। तो इसके लिए मैंने इस आर्टिकल को रखा है, इसमें आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और अपना जो है आंसर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिखें आपको क्या और कुछ आज के न्यूज़पेपर में और कुछ जानना है या कुछ और आपको टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।